मैं विपुल मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और हमारा जो विषय है यहाँ पर संविधान। संविधान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है। तो इसी प्रस्तावना को जो है हम उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। अब ये प्रस्तावना का अर्थ क्या है? प्रस्तावना का अर्थ परिचय भी होता है, प्रस्तावना का अर्थ भूमिका भी होता है। तो परिचय और भूमिका से क्या समझना है? देखिए, जब कोई लेखक जब किताब लिखता है और किताब को बतलाने के लिए कि किताब में क्या है, किताब के सार को बताने के लिए वह परिचय लिखता है। किताब के ठीक प्रारंभ में ही 1 से 2 पेज में क्या होता है? उस किताब का परिचय होता है। उस परिचय से ही हमको पता चल जाता है कि इस किताब में क्या है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में परिचय की जगह पर भूमिका लिखा रहता है। तो भूमिका भी यही है, उस किताब का सार बतलाता है भूमिका में, उस किताब में क्या क्या है। उसी प्रकार प्रस्तावना, टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। यह संविधान से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, भारत में जब संविधान बनने की जब बात हो रही थी, उस टाइम भारतीय संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, उस सबके अंदर क्या था? कहीं ना कहीं यह विचार था कि हमारा जो संविधान जो निर्माण हो, यह किस प्रकार हो, अर्थात उसकी रूपरेखा क्या होगी, उस संविधान का आदर्श क्या होगा। तो यही जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में बतलाया गया है कि संविधान का जो आदर्श वह क्या है या फिर क्या होना चाहिए। यह उद्देश्य प्रस्ताव से ही पता चलता है। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अब पेश करने के बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उसको स्वीकार कर लिया गया। तो एग्जाम में कभी कभी प्रश्न ये आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, प्रस्तावना का जो विचार है, इसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। यह प्रश्न आता है कि प्रस्तावना का जो विचार है, इसको हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया है। अब प्रस्तावना की जो भाषा है, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो यह दोनों प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलिया को भी ध्यान में रखना है और अमेरिका को भी ध्यान में रखना है। अमेरिका से विचार और ऑस्ट्रेलिया से भाषा। अब आते हैं प्रस्तावना क्या है, तो देख लेते हैं। प्रस्तावना यहाँ से लेकर के और ये हमारे यहाँ तक, ये हमारे प्रस्तावना है। स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, अर्थात प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आपको ध्यान में रखना है, प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? तो 3। यहाँ से प्रश्न आता है। और कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यह हमारे 3 प्रकार के न्याय हैं। अब देखिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब से पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5। कौन कौन से? ये विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर आपसे पूछा जाए अपने प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, समानता या फिर समता, हमारे एक ही बात है।
तो कितने प्रकार की समानता की बात करेंगे? तो दो। एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता शब्द का अर्थ होता है भाईचारे को बढ़ाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना। अंगीकृत अधिनियमित, अधिनियमित होता है लागू करना। और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब इस संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। तो अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब होता है लागू करना। अर्थात 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के कुछ अंश, संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। संविधान के कुछ अनुच्छेद कब लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन पूरा जो संविधान अपना है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको ध्यान में रखना है। अपना संविधान बन करके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब इस प्रस्तावना से संबंधित हमारे कुछ शब्दार्थ हैं, उसको भी ध्यान देना है। तो देखिए, संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता उसको कहते हैं, जैसे में भारत जो है जब गुलाम था तो उसकी जितनी भी शक्ति थी, उसकी जो भी शासन व्यवस्था की जो शक्ति थी वह किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। अर्थात भारत के लोगों के पास नहीं थी। समझिए बात को, वह ब्रिटेन के पास थी। अब ब्रिटेन के लोग जो भारत में क्या करते थे? शासन करते थे। लेकिन जब भारत देश जब आज़ाद हो जाता है तब जो भी ब्रिटेन के पास जो शक्ति था वह किसके पास आ जाता है? भारत के पास आ जाता है, भारत के लोगों के पास आ जाता है। यहाँ से संप्रभुता का मतलब यही है कि सर्वोच्च सत्ता किसके पास आ गई? भारत के लोगों के पास आ गई। अब आगे देखिए क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही जैसा शब्द है, जिसका अर्थ होता है धर्म रहित। अर्थात भारत जो है, भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है यह किसी विशेष धर्म को अपना नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि भारतीय संविधान की कोई विशेष धर्म नहीं होगी, अर्थात धर्म रहित होना चाहिए। और इसीलिए अगर धर्म अगर रहित होगा तो फिर सभी धर्मों को क्या है? समान रूप से सम्मान हो पाएगा। अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करना है, किसी एक विशेष धर्म का क्या करना है? बढ़ावा नहीं करना है। इसीलिए भारतीय संविधान का जो है कोई विशेष धर्म नहीं है। वही धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ यही होता है, कोई विशेष धर्म न होना। आगे है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है वंशानुगत रहित। जैसे में देखिए, पहले की जो राजशाही जो व्यवस्था थी प्राचीन काल में, उस टाइम था क्या कि एक राजा होता था। राजा का जब मृत्यु हो जाती थी, राजा की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसका पुत्र राजा बनता था। जब उसकी मृत्यु हो जाती थी फिर उसका पुत्र बनता था। अर्थात यह वंशानुगत ये चीजें थी। लेकिन गणतंत्र में क्या है? वंशानुगत रहित है। ये नहीं कि अगर राजा है तो फिर राजा का बेटा भी राजा बने, ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है। गणतंत्र में वंशानुगत चीज़ों को हटा दिया गया और यहाँ पर जो योग्य है वही बन सकता है, यहाँ पर कोई भी नहीं बन सकता है। यह गणतंत्र है। और गणतंत्र में जो जो इसका जो प्रमुख होता है वह एक निश्चित समय के लिए होता है। तो गणतंत्र में एक निश्चित समय के लिए हम लोग चुनते हैं और वह निश्चित अवधि तक वह कार्य करता है, फिर उसका दोबारा फिर चुनाव होता है। तो यह वंशानुगत नहीं है। तो गणतंत्र शब्द का यही अर्थ है। अब आगे क्या देखिए, लोकतंत्र।
गणतंत्र और लोकतंत्र लगभग एक ही जैसा शब्द है, लेकिन फिर भी अंतर है। लोकतंत्र क्या है? तो यहाँ के जो भी राज प्रमुख का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अर्थात यहाँ की जो जनता है वह जाकर के वोट देती है कि हाँ यह नेता जो है होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। अब आगे देखते हैं बंधुता। बंधुता शब्द का अर्थ होता है भाईचारे को बढ़ाना। यहाँ पर भी था बंधुता शब्द, ये रहा, अर्थात भाईचारे को बढ़ाने के लिए। बंधुता शब्द का अर्थ है भाईचारे को बढ़ाना। अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। मैंने बताया यहाँ पर कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता 2 प्रकार है हमारे, प्रतिष्ठा और अवसर। यह 2 ही हमारे समता है जो प्रस्तावना में जिनकी चर्चा है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ वाद हैं, इसको भी देख लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, इसमें क्या है? 1957 का जो ये वाद है, इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रस्तावना की बातें अगर नहीं मानता है, अर्थात उसकी अवहेलना करता है, तो ऐसा नहीं कि उसको उठा करके उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। अर्थात प्रस्तावना को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसका यही सिर्फ और सिर्फ यही कहने का मतलब है। उसके बाद जो वाद है बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960, ये क्या है? इसमें यह कहा गया है जो प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसमें क्या नहीं हो सकता? संशोधन। प्रस्तावना एक संविधान का अंग नहीं है और दूसरा चीज ये कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। यह बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में कहा गया। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय है। इसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इसमें क्या होता है देखिए, ये 1973 में जो है यह आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में आया। इस वाद में बस यही है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ण निर्णयों को गलत ठहराया और कहा कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का अंग है, संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकता है। बस यही ध्यान देना है। केशवानंद भारतीवाद में जो है इन्होंने कहा कि अंग है, अर्थात प्रस्तावना जो है भाग है संविधान का, और दूसरा चीज ये कि इसमें संशोधन हो सकता है। इन्होंने ये चीज कहा। इसके तुरंत बाद ये 1973 में यह वाद आता है और 1976 में जो है संशोधन हो जाता है प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह इंदिरा गांधी जी के सरकार के समय हुआ था, जो 1976 में था। तो क्या इसमें संशोधन हुआ था? देखिए, इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। यह तीनों शब्द क्या है? पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है राष्ट्र की अखंडता। ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया। प्रश्न आता है कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब? तो 1976 में। पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? तो 1976 में। राष्ट्र की अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। ये था। और एक चीज और, ये 1973 का जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जब आता है, तो इन्होंने मूल ढांचा का सिद्धांत भी दिया था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये भी चीज हमको ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। अब देखिए, प्रस्तावना को लेकर के कुछ कथन है, उसको भी ध्यान देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। प्रश्न आता है कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किन्होंने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
इन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है प्रस्तावना। के ए मुंशी कहते हैं यह जन्मपत्री है। संविधान की यह क्या है? जन्मपत्री है। संविधान की क्या है? जन्मपत्री। और कहा उन्होंने कि यह संविधान की प्रस्तावना जो या भविष्य फल है। उसके बाद आते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। इन्होंने बहुत कुछ कहा। इन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना जो है सम्मानित भाग है, प्रस्तावना संविधान की आभूषण है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट बार्कर यह बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो कुंजी नोट है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण कुछ बात है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं मानता है ठीक है तो इसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाएगी। और संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। मान लीजिए कि किसी अन्य, जैसे संविधान में अपने क्या है 22 भाग है, और किसी अन्य भाग का अगर व्याख्या करना है तो हम लोग प्रस्तावना का हम लोग वहाँ पर सहयोग ले सकते हैं। इस प्रकार घुमा फिरा कर अगर कभी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पर सही कीजिएगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यही था प्रस्तावना, और ये पूरा हो चुका है प्रस्तावना नामक जो टॉपिक है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? अर्थात प्रस्तावना में नहीं है, अर्थात उद्देशिका में कौन सी ऐसी बात है जो नहीं है? यह के पास 4 ऑप्शन है। विचार की स्वतंत्रता की बात है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है, आर्थिक न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात नहीं करता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, विश्वास की स्वतंत्रता की बात है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तावना में समानता पर सही विचार करें, अर्थात समता पर सही विचार करें, क्या है? तो विश्वास एवं धर्म यह क्या समता है? नहीं। सामाजिक एवं राजनीतिक क्या समता है? नहीं। प्रतिष्ठा एवं अवसर, हाँ जी यही समता है। विचार एवं अभिव्यक्ति, नहीं, ये भी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य? नहीं। अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं। संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य? नहीं। राज्य प्रमुख जहाँ वंशानुगत न हो, बिल्कुल सही बात है, यही है। हमने गणतंत्र के बारे में यहाँ पे हमने बताया था कि जहाँ पर राजा का बेटा राजा न हो, अर्थात वंशानुगत रहित। चौथा प्रश्न है, कितने प्रकार के न्याय हैं? तो न्याय हमारे 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये जो प्रस्तावना आज हम लोग जो देखे हैं, ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पढ़े हैं कि भारत में जो भी एग्जाम हो, अगर प्रस्तावना से संबंधित अगर प्रश्न अगर आए तो उस प्रश्न को हम हल कर पाएँ। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखें, निश्चित रूप से आपको प्रस्तावना से संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप उसको कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।